Hello students, welcome back to my YouTube channel All Over Learning for You, and today we are going to do the last part of this chapter, that is gravitation. और इस gravitation में हम जो है आज तीन टॉपिक कवर करेंगे, that is free fall, escape velocity and gravitational potential energy, right? तो ये तीनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है free fall. So let's see what free fall is. See, जब भी हम free fall की बात करते हैं, that means an object is falling freely. मतलब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है. अब ये फ्री फॉल मतलब क्या है? फ्री फॉल मतलब यहाँ पे फ्रीली ऑब्जेक्ट को फॉल होना मतलब क्या हो रहा है? सी फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर दिस मार्कर टू बी एज एन ऑब्जेक्ट, तो मैं ये मार्कर को एक ऑब्जेक्ट की तरह एज्यूम कर रहा हूँ और इस मार्कर को मैंने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, राइट? तो जब तक मैंने इसे होल्ड करके रखा हुआ है, दैट मीन्स दिस मार्कर इज एट रेस्ट. तो ये रेस्ट पोजिशन पे है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी अभी क्या है? 0 है. बट इफ आई रिलीज दिस, इसको जैसे मैं छोड़ देता हूँ तो ये मार्कर क्या होगा? यहाँ से सीधा नीचे फॉल होगा. सो सी, whenever an object is falling under the influence of gravity alone, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही सिर्फ फॉल होता है, उस पर और कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं लगता है, तो उस वक्त उसे हम फ्री फॉल कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने जैसे मैंने फ्री फॉल को एग्जांपल एक्सप्लेन करना है. जैसे अगर मैंने सपोज इस मार्कर को होल्ड किया हुआ है, तो अभी ये रेस्ट पे है. तो ये रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि ये मार्कर जो है अभी नीचे, अगर मैंने रिलीज किया तो ये नीचे फॉल हो जाएगा. बट इस मार्कर का जो वेट है वो नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, राइट? तो इसका वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बट मैंने इसे होल्ड करके रखा हुआ है. अभी देखो, आप एक चीज नोटिस करना, अगर सपोज आप किसी मार्कर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप स्टेबल करना चाहते हो, जैसे मैंने इसे अभी यहाँ पे स्टेबल रखा है, तो अगर आपको कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टेबल रखना है, तो वो ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा वेट होगा, आपको उतना ज्यादा अपवर्ड फोर्स देना पड़ेगा. समझ रहे हो? जैसे सपोज एक बकेट है विच इज फुल ऑफ वाटर, राइट? तो अगर एक बकेट फुल ऑफ वाटर है, आप उसको पुल कर रहे हो ऊपर की तरफ और ऊपर उठा के आपने होल्ड कर लिया, तो अगर सपोज उस बकेट में 1 लीटर वाटर है, तो आपको ज्यादा मतलब फोर्स, अपवर्ड फोर्स नहीं देना पड़ेगा और वो स्टेबल रहेगा. बट जैसे जैसे अगर हम वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे, तो आपको जो अपवर्ड फोर्स है वो ज्यादा लगाना पड़ेगा, राइट? तो आप जो अपवर्ड फोर्स ज्यादा लगाओगे, उसे ऊपर रखने के लिए या स्टेबल रखने के लिए, वो उसके वेट पे डिपेंड करता है कि उसका वेट कितना डाउनवर्ड नीचे एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्री फॉल का डेफिनेशन हम देखें, तो क्या दिया हुआ है? व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी अलोन. तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही मूव होता है नीचे की तरफ और कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगता है, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल. तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी उसको हम बोलेंगे. तो क्या अगर मैंने इस मार्कर को यहाँ पे फॉल करा दिया, जैसे मैंने इस मार्कर को अभी रिलीज कर दिया, तो ये मार्कर नीचे जा रहा है, तो क्या इसे हम फ्री फॉल कहेंगे? नो, वी विल नॉट कॉल इट फ्री फॉल, बिकॉज व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन दिस एटमॉस्फेयर वेयर एयर इज प्रेजेंट, राइट? तो जहाँ पे एयर प्रेजेंट है, तो वहां पे बहुत सारे रेजिस्टेंस आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं. वो क्या है? जैसे एयर है, तो अगर मैंने इसको फॉल किया, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को फॉल किया, तो आप देखते हो कि एयर जो है बॉइंड फोर्स क्रिएट करता है. इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा. अगर हमने सपोज दो चीजें ले ली, एक मैंने फेदर ले लिया, राइट? पंख ले लिया कोई, और एक मैंने जो है स्टोन ले लिया, और मैं उसे जो है सपोज एक बिल्डिंग के टॉप पे गया और दोनों को फॉल किया. तो अगर मैं पूछूं सबसे पहले नीचे कौन आएगा, तो आंसर होगा यस, स्टोन नीचे आएगा. बट यहाँ पे जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं, राइट, फ्री फॉल की जब हम बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फॉल कब हो रहा है? जब उस पे कौन एक्ट कर रहा है? यहाँ पे ग्रेविटी. बट एक बात बताओ, हमने जैसे पहले पढ़ा था, ग्रेविटी जो एक्ट होती है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए इक्वल होती है, राइट? वी नो हर एक ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी इक्वल एक्ट करती है. तो अगर हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी इक्वल एक्ट कर रही है, तो उसका जो फॉल होगा वो भी एक साथ होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉल एक साथ नहीं होता है. फेदर धीरे धीरे आता है और स्टोन जो है वो नीचे सडनली आ जाता है. तो यहाँ पे ये जो टाइम लैग है, दिस इज बिकॉज ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. तो हमें फ्री फॉल कब देखने मिलेगा? तो हमें फ्री फॉल तब देखने मिलेगा जब पूरा यहाँ पे वैक्यूम होगा, राइट? तो अगर पूरा वैक्यूम है, तो वहां पे हम फ्री फॉल को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट फ्री फॉल. फ्री फॉल भी है.
तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन है एज यू कैन सी, और ये इक्वेशंस को आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया हुआ है. दिस इज ऑल काइनेमेटिक इक्वेशन, राइट. तो इन इक्वेशंस में जो पहला इक्वेशन है, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे आप सबको ये सारी चीजें पता होंगी कि क्या है. तो v जो है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है, a हमारा एक्सेलरेशन है. बट यहाँ पे अभी हम a को जो है g से डिनोट करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मुझे एक्सेलरेशन मिल रहा है वो ग्रेविटी की वजह से मिल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमने नहीं देखा तो मैं लिंक में दे देता हूँ आई बटन में, आप देख लेना. उसके बाद जो है यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. s क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है. अगेन u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम g से लिख सकते हैं, अगेन ये टाइम है, बाकी सारी चीजें फिर वही है. तो हमें ये इक्वेशन को क्या करना है? सी, इन इक्वेशन से बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास, लेट्स से मेरे पास एक स्टोन है, उस स्टोन को मैंने ऊपर थ्रो किया, अपवर्ड, राइट. मैंने कुछ फोर्स दिया तो वो स्टोन ऊपर गया. बट सी, व्हेनेवर वी आर थ्रोइंग समथिंग अपवर्ड, अगर मैं किसी चीज को ऊपर, जैसे इसको ऊपर फेंक रहा हूँ, तो हम क्या देखते हैं? ये ऊपर मैंने इसे वेलोसिटी दी, मैक्सिमम वेलोसिटी नीचे, बट ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, और ऊपर जाते क्या होता है? इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है ना, एक बार फिर वो नीचे आता है. तो यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना हो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, या उसे ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, या मैं बता दूं कि मैंने उसको थ्रो किया तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उन सारी चीजों के लिए हमें फॉर्मूले को यूज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया एक्सेलरेशन को g यूज करना है. खाली आपको यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ चेंजेस करना होगा, वो चेंजेस यहीं पे आएंगे. और वो चेंजेस क्या होंगे? जैसे अगर मैंने बताया कि ये जो स्टोन है इसको मैं ऊपर थ्रो कर रहा हूँ, तो अगर मैं किसी स्टोन को ऊपर थ्रो करता हूँ, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं उसको अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो कर रहा हूँ. सी, ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड. ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, बट मैं स्टोन को कहाँ थ्रो कर रहा हूँ? अपवर्ड. तो अगर ऐसा केस होता है और उस केस में हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो या प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, तो हम जो एक्सेलरेशन जो g लेते हैं, उस g को हमें, इस केस के लिए g हम क्या लेंगे? माइनस g लेके हम सम को सॉल्व करेंगे, राइट. माइनस क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी आर थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी. और अगर वही स्टोन जब ऊपर जाता है और रेस्ट पे आता है, फिर वो नीचे गिरता है, तो अब वो स्टोन नीचे गिर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उस वक्त हम जी को पॉजिटिव लेंगे. तो ये खाली चीज आपको याद रखनी है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्री फॉल. So well, now we see the another topic, that is gravitational potential energy and escape velocity. तो सबसे पहले हम gravitational potential energy को देखते हैं, right? तो see, gravitational potential energy हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, जो हमारा चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, और वहां पे हमने जो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था mgh, राइट. यहाँ पे m क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको अभी हम इस चैप्टर में अच्छे से समझ गए कि वो क्या होता है, और h जो है वो हाइट, मतलब किस हाइट पे ऑब्जेक्ट है. अगर मैं बात करता हूँ इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस, बराबर, अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे है मतलब हाइट जीरो है, और अगर हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. गुड. व्हाट इज दिस फॉर्मूला देन? बट अभी आपके बुक में ये फॉर्मूला दिया हुआ है किसका? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का. हम इस फॉर्मूले को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं वो हम अभी रीजन देखेंगे. सी, व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, सो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, इस फॉर्मूले का हम डिटेल में आज तो नहीं जाएंगे, बिकॉज बीइंग एट 10th स्टैंडर्ड लेवल ये इतना डिटेल में नहीं, बट आप जब 11th-12th में जाओगे तो आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है. ठीक है. तो अभी यहाँ पे हमने अर्थ का एग्जांपल लिया है, बट मैं आपको बताऊंगा कि हम इस फॉर्मूले को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं. सी, वी नो दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर हमने ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ पे ले लिया, हमने अर्थ एज्यूम किया, तो एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बराबर. एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो. बट अगर मैं अर्थ से ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ मतलब क्या हो रहा है? एच की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, और अगर हाइट इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट. हाइट इंक्रीज होगी, पोटेंशियल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है बॉस. प्रॉब्लम क्या है? जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जब हम ज्यादा हाइट पे जाएंगे, तो हमें पता है कि जो ये g की वैल्यू है ये डिक्रीज होने लगती है, राइट. As we go on at higher distance, higher altitude from the surface of Earth, so what happens? The g value decreases, and again if g value decreases, तो potential energy also decreases.
राइट। तो अगर जी का वैल्यू कम होगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हमें पता है अगर हम बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए तो जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्पेस में अगर हम स्पेस की बात करें जहां पे हम अर्थ से बहुत दूर चले गए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए, तो अगर हम वहां चले गए तो जी की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। और जी की वैल्यू जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई, राइट। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि मान लेते मैंने वो डिस्टेंस को यहाँ मान लिया, अगर मैं इस पॉइंट पे आ गया, मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे माई पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे अर्थ से इस डिस्टेंस पे मानता हूँ मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि जी की वैल्यू वहां पे जीरो है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, नीचे नीचे आता हूँ। अब इसके ऊपर जाऊंगा पॉजिटिव वैल्यू, इसके नीचे आऊंगा तो नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसके नीचे इस पॉइंट के नीचे किसी भी डिस्टेंस पे होता हूँ, किसी भी हाइट पे होता हूँ, तो उस वक्त जो मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका वैल्यू हम ये लेंगे और वो नेगेटिव होगी, ठीक है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा जीरो है, इसके ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव, इसके नीचे की वैल्यू नेगेटिव। बट एक क्वेश्चन आपके अंदर मैं दे देता हूँ अभी कि whenever we talk about the energies, right, energy cannot be negative, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो जाता, तो जीरो या तो जीरो से ज्यादा एनर्जी नेगेटिव कैसे होगी, राइट। तो यहाँ पे जो ये माइनस साइन है ये इंडिकेट नहीं करता है कि एनर्जी लेस देन जीरो हो गई। ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं होती कि जो जीरो से भी कम हो जाए, बराबर। तो यहाँ पे ये नेगेटिव एनर्जी सिर्फ एक तरीके का बाइंडिंग एनर्जी जैसा काम करता है, राइट, जो कि शो करता है कि देयर इज एन रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी उस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लो, बट आप इसको और ज्यादा अंडरस्टैंड करोगे इन योर 11th-12th स्टैंडर्ड, ओके। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद जब हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी की, ना व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, सी एस्केप वेलोसिटी मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, द मिनिमम वेलोसिटी एट विच द ऑब्जेक्ट इज एबल टू ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल एंड एस्केप फ्रॉम द अर्थ फॉरएवर, इट इज सेड टू बी एस्केप वेलोसिटी। सही बात है। अगर मैंने सपोज मैं अर्थ पे हूँ, अब जैसे ये मार्कर ही ले लो, मैंने इसको थ्रो किया, बहुत ताकत लगा के मैंने थ्रो किया, तो क्या ये अर्थ के बाहर स्पेस में चले जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने इसे इतनी वेलोसिटी दी ही नहीं कि वो स्पेस में चले जाए। बट जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो आपको पता है उसमें इनिशियल स्टेज के जो इंजन होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, वो से इतनी वेलोसिटी देते हैं कि कम से कम वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाए। और बाहर क्यों जाना है उसे, अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो दोबारा नीचे गिर जाएगा। जैसे इसको मैंने ऊपर थ्रो किया और ये फिर नीचे आ गया, क्योंकि मैंने इसे इतनी वेलोसिटी नहीं दी कि ये ऊपर जाए, तो अर्थ क्या करता है, उसे फिर से पुल कर लेता है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप मतलब क्या होता है, भाग जाना। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को अर्थ के फील्ड से बाहर निकाल देना है। तो बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी हमें चाहिए उसी को हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी, ओके। डेफिनेशन क्लियर है। तो अभी एस्केप वेलोसिटी जो है, अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, मैं ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए, तो हमें पता है कि भाई इतना, उसके लिए तो उसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अगर उसे अर्थ के फील्ड से बाहर निकलना है। तो हम ऐसा बोल देते कि चलो मान लेते उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा अर्थ के फील्ड से बाहर जाने के लिए। तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, राइट, मैंने इसे थ्रो किया, इतनी वेलोसिटी दे दी मैंने कितनी वेलोसिटी, मैंने इसको एस्केप वेलोसिटी दी। आज हम एस्केप वेलोसिटी भी कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को देनी है कि वो अर्थ की फील्ड से बाहर निकल जाए। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को एस्केप वेलोसिटी दूंगा, इतनी वेलोसिटी दूंगा कि ये अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए। तो उसके लिए तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब जाके बाहर निकलेगा, राइट। और हमें पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो फोर्स के फॉर्मूले में जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। आपने किया था F इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर, राइट, या D स्क्वायर तुम्हारे बुक में दिया होगा। तो दिस इज डिस्टेंस, सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें पता है कि ये जो R, अगर इफ एनी नंबर इज, मैं R को इनफाइनाइट ले रहा हूँ, तो एनी नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट विल गिव मी जीरो। तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाता हूं तो मेरा फोर्स जीरो हो जाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अंडरस्टैंड करना। मैंने कहा मैंने एक ऑब्जेक्ट को, मैं अर्थ के सरफेस पे हूँ, मैंने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया, एक वेलोसिटी दी, और उस वेलोसिटी दी, मैंने उसको बोला मैंने इतनी वेलोसिटी दी कि वो
अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए, मतलब दोबारा उसको अर्थ अपनी तरफ खींच ना सके, तो उस वेलोसिटी को मैं कह रहा हूं एस्केप वेलोसिटी, उसे मैं कह रहा हूं एस्केप वेलोसिटी। बट मैं भी ये भी कहता हूं कि उसे इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करना है बाहर निकलने के लिए। बट मेरा जो फॉर्मूला है फोर्स के लिए वो 1/r² है, 1/r²। क्यों? तभी ये फॉर्मूला तो हमने प्रूव किया था पहले कैसे आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/r², अगर ये आपको नहीं पता कैसे आया है तो मैं लिंक में दे रहा हूं, आप देख लेना फिर से आई बटन पे। तो यहाँ पे 1/r² है, ठीक है। अब देखो एनी नंबर डिवाइड बाय, अभी मेरा डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो एनी नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट विल गिव मी 0। तो फोर्स 0, दैट मींस एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस माय फोर्स विल बिकम 0। तो मैंने जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था अगर उस पे फोर्स 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाके रुक जाएगा, वो आगे ट्रेवल करेगा ही नहीं, मतलब वो इंफिनिटी पे जाके क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा। मैंने इसे थ्रो किया, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इनफाइनाइट पे जाके क्या होगा, वो रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों रेस्ट पे आ जाएगा? बिकॉज फोर्स वहां पे 0 हो जाएगा। अब वो रेस्ट पे आ गया, अब वो रेस्ट पे आ गया मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है एस्केप वेलोसिटी, मतलब कि मैं एक ऑब्जेक्ट को मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाए, मतलब अर्थ उसको दोबारा खींच ना सके। तो आइए कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स आल्सो, ठीक है। दिस टॉपिक बेसिकली ये दोनों, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जीज, टोटल एनर्जी, ठीक है। हम टोटल एनर्जी निकालेंगे और टोटल एनर्जी हम दो जगह निकालेंगे, एक सरफेस ऑफ अर्थ पे और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो पहला हम निकालते हैं टोटल एनर्जी, कहां पे निकालेंगे? सरफेस ऑफ अर्थ। तो मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे टोटल एनर्जी निकालता हूं। अच्छा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आपने 9th स्टैंडर्ड में किया था, फ्री फॉल वाली बॉडी जब कर रहे थे हम लोग तभी कर रहे थे ना। क्या था टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पीई मेरा पोटेंशियल एनर्जी, केई मेरा काइनेटिक एनर्जी है। अब इन दोनों के फॉर्मूलेस क्या है? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने लिखा है यहाँ पे माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। बट अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मैं कहां पे हूं? मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे हूं। सरफेस ऑफ अर्थ पे मतलब मैं अर्थ से किसी भी हाइट पे नहीं गया हूं, मतलब मेरा हाइट 0 है, तो एच क्या हो जाएगा? 0। और एच 0 हो जाएगा तो हम एच को क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूले में से निकाल देंगे। तो मेरा जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, वेयर जी इज, कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज मास ऑफ द प्लैनेट व्हिच इज अर्थ, and m is the mass of object and r is the distance of object from the center of earth। तो ये सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम r ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, बताओ तो जल्दी। हाफ mv²। बट मैं उसको अर्थ के सरफेस पे वेलोसिटी कौन सी दे रहा हूं? मैं उसको वेलोसिटी दे रहा हूं इसके वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे एस्केप लिख देता हूँ शॉर्ट में ESC, राइट। मैं उसे एस्केप वेलोसिटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। और क्या वो वेलोसिटी 0 है मेरी एस्केप? नहीं, मैं तो वहां पे भाई इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूंगा कि वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए। तो सरफेस पे तो मैं 0 वेलोसिटी दे ही नहीं सकता, 0 दूंगा तो वो रुक जाएगा वहीं पे। तो ये हो गई मेरी फॉर्मूलेस पोटेंशियल और काइनेटिक। अब दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा? टोटल एनर्जी। तो देखते कितना मिलता है। सो टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल कितना है मेरा? पहले काइनेटिक ले लीजिए क्योंकि नेगेटिव ऐड हुआ ना। तो काइनेटिक कितना है? हाफ mv² एस्केप। मैं पहले काइनेटिक लिख रहा हूं, फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल नेगेटिव है, कितना है? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या दे देगा? माइनस। तो मुझे टोटल आंसर क्या मिल जाएगा? हाफ mv² एस्केप प्लस, सॉरी प्लस माइनस विल गिव मी माइनस, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। तो ये हो गया मेरा टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
अब मैं एनर्जी को ई से डिफाइन कर देता हूं, टोटल एनर्जी को मैं ई से डिफाइन कर रहा हूं, इसे मैं लिख देता हूं E1। तो हम मान लेते हैं अभी मेरा E1 क्या है, E1 जो है मेरा सरफेस है, मेरा क्या है, एनर्जी है सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है। तो सरफेस ऑफ अर्थ मेरी एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv²। तो ये मेरा आंसर हो गया मेन। सो दिस इज माय टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम यही एनर्जी निकालेंगे कहां पे, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो लिखते हैं सेकेंड, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस में निकालते हैं। अगेन टोटल एनर्जी अभी हम डिफाइन करेंगे E2 से। E2 मेरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बात देखो, मैंने जैसे बताया था कि जब वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएगा तो F फोर्स 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि R इंफिनिटी एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, फोर्स 0, तो ऑब्जेक्ट उधर पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखा हमने हाफ mv², वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। हम लिख देते हैं यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², राइट, बट v इज 0 एट दिस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माय काइनेटिक एनर्जी, so my kinetic energy will be equal to 0। रीजन क्या देंगे, v equal to 0। Since v equal to 0 at infinite distance, so kinetic energy is also 0। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। बट अभी R प्लस H क्या है, डिस्टेंस है, और मैंने बताया डिस्टेंस कितना ट्रेवल करने वाला है, इनफाइनाइट। हमने पहले बताया ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस हम ऐसे लिखेंगे, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट का सिंबल है। सो एनी नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट विल गिव मी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0। रीजन क्या है, इंफिनिटी, एनी नंबर डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0। तो अब मुझे टोटल एनर्जी क्या मिल जाता है, E2 मुझे क्या मिलता है, E2 मुझे क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, वो भी कितना मिला, 0। तो 0 प्लस 0 विल गिव मी 0। तो E2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है ना। बट अभी हमें एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो लेट्स सी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, हम यहां कर देते हैं। ओके, सो टू कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी, अब हमें क्या करना होगा, हम लिखेंगे बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम बोलते हैं ना, एनर्जी neither be created nor be destroyed, it remain कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। तो हम ऐसा बोलेंगे, इस स्टेटमेंट के हिसाब से, कंजर्वेशन के हिसाब से हम बोलेंगे जितनी एनर्जी सरफेस ऑफ अर्थ पे थी उतनी एनर्जी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी होगी। तो मैं बोलूंगा E1 इज इक्वल टू E2, बराबर, E1 इज इक्वल टू E2। ये स्टेटमेंट देने से पहले आपको ये लिखना जरूरी है, कंजर्वेशन की वजह से। अब मुझे पता है ये E1 का वैल्यू है और E2 का वैल्यू क्या है, ये है। E2 का वैल्यू कितना है, 0। तो E1 कितना है हमारा, ये वैल्यू लिख दो, हाफ mv² एस्केप प्लस माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्यों 0, क्योंकि E2 की वैल्यू 0 है। अब ये वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू मैं वहां लेके जाऊंगा तो नेगेटिव है, वहां जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ mv² एस्केप इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। क्या यहाँ पे कोई चीज कैंसिल हो रही है, यस, स्मॉल m कैंसिल हो गया,
ये 2 को मैं वहां लेके जाऊंगा। मैं 2 को वहां क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे v की वैल्यू चाहिए ना। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेलोसिटी का टर्म चाहिए, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड में लेके जाओ। तो अब मुझे क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा, अगर मैं 2 को वहां लेके जाऊंगा तो मुझे मिलेगा v² यहाँ पे रह जाएगा इक्वल्स टू 2 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ जाके न्यूमरेटर में चले जाएगा। सो 2g कैपिटल M स्मॉल m कैंसिल हो चुका, याद रखना, डिवाइड बाय r। नाउ सी, ये जो v² है, मुझे v² नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ v चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो जब हम दोनों जगह स्क्वायर रूट लेंगे तो ये v² चले जाएगा। ठीक है, तो हमें अभी क्या लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, टेकिंग square root both side, VS is both side. So what we get, V escape equals to under root of 2g capital M upon R। ठीक है, अब क्या करना है, इन सब की वैल्यूज पुट कर देना है, तो आपको V escape मिल जाएगा। नहीं तो आप इसको और शॉर्ट भी कर सकते हो। C, हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये भी रख कर देते हैं। सी, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, यहां लिखता हूं मैं, G इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, G इक्वल्स टू, लेट मी सी, दिख रहा है कि नहीं आप लोग को, ओके यू कैन सी। तो G इक्वल्स टू, ओके, G इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कैपिटल G है, कैपिटल M है, बट R स्क्वायर नहीं, सिर्फ R है। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R, इसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय R। R कैंसिल मत कर दो, ऐसे रहने दो। तो नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g कैपिटल M R अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब मैं कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर की जगह में स्मॉल g लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन अब मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 2, इन सब की जगह मैं लिखूंगा स्मॉल g अपॉन R। तो मुझे अब फॉर्मूला क्या मिल गया, V एस्केप का, मुझे V एस्केप का फॉर्मूला मिल गया अंडर रूट 2g R। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, आपके बुक में आप देखोगे इनकी वैल्यूज पुट की हुई है। G की वैल्यू 9.8 और R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶। उसे पुट कर दोगे तो आपको आंसर आएगा समवॉट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। ये आप लोग बुक में देख लेना, नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में, सॉरी। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, यू विल गेट द आंसर। सो आंसर कितना मिलेगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस, लेट मी सी, यही आंसर है ना। Okay, that is correct, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी। मतलब अगर मैं एक मार्कर को थ्रो करता हूं और मैं ऐसे थ्रो करता हूं कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल के बाहर निकल जाए, मतलब अर्थ उसको दोबारा खींच ना सके, तो मुझे कम से कम इतनी वेलोसिटी देनी होगी इनिशियली। कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब वो एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। अगर वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब जाके वो क्या होगा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल पाएगा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एस्केप वेलोसिटी। ओके, आई होप यू हैव लाइक दिस, एंड अगर आपको ये पसंद आया हो, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लर्न दिस।